तो इस समय मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी बीजेपी कोरोना से निपटने की कवायद के बीच उपचुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। तो वहीं कांग्रेस भी आने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। मध्य प्रदेश में कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस कम से कम 20 सीटें जीतना चाहेगी ताकि वो प्रदेश की सत्ता में फिर से वापसी कर सके, जबकि बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए 9 सीटों की दरकार है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। हालांकि खेल और राजनीति के मैदान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लिहाजा नतीजों को लेकर अभी पुख्ता रूप से कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए फिलहाल बात अंबाह सीट की करते हैं। यहाँ किस तरह के सियासी समीकरण हैं, कौन दल मजबूत है, बसपा क्या बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है, इस पर चर्चा शुरू करें। चलिए उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। अंबाह में किसकी चलेगी आंधी? एक बार फिर कांग्रेस या अब की बार बीजेपी? क्या बसपा बिगाड़ेगी किसी का गणित? अंबाह में कमलेश जाटव के कांग्रेस से बगावत कर इस्तीफा देने के बाद 1.5 साल के अंदर फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। कमलेश जाटव कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के हो चुके हैं और कमल के चुनाव चिन्ह से उनका चुनाव लड़ना तकरीबन तय है, जबकि कांग्रेस को यहां जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। हालांकि इस सीट पर बीएसपी भी कमजोर नहीं है। 2018 के चुनाव में बसपा के सत्यप्रकाश सखबार को 22,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नेहा किन्नर दूसरे नंबर पर रहे थे, मतलब मुकाबला चतुष्कोणी हुआ था। वहीं इसके पहले 2013 में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित अंबाह सीट पर बसपा के सत्यप्रकाश सखबार ने बीजेपी के उम्मीदवार बंसीलाल को हराया था, जबकि इस सीट पर कांग्रेस के अमर सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2008 में बीजेपी के कमलेश जाटव ने 29,000 से अधिक मतों के अंतर से बाजी मारी। जातीय समीकरण की बात करें तो अंबाह में सर्वाधिक करीब 50,000 मतदाता ठाकुर है, 15,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता है, 35,000 सखबार और 10,000 से ज्यादा जाटव वोट है। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट होने से यहाँ निर्णायक स्थिति सवर्णों की ही रहती है। 15,000 वैश्य वोट भी चुनावी गणित को प्रभावी करते हैं। समस्याओं पर नजर डालें तो क्षेत्र में इनकी भरमार है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सुधार नहीं हुआ है, सड़कों की हालत ठीक नहीं है, उद्योग धंधे नहीं होने पर लोग पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं। खैर, इन सब के बीच अंबाह में किस दल की जीत होती है, देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो अंबाह में 2008 में भी कमलेश जाटव जीते थे और 2018 में भी कमलेश जाटव। हालांकि दोनों नेता अलग अलग हैं। एक कमलेश सुमन जाटव है, जो साल 2008 में बीजेपी से चुनाव लड़कर विधानसभा में जीते थे। तो वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस के कमलेश जाटव ने बाजी मारी थी, जो अब बीजेपी के साथ है। खैर, अंबाह में इस बार किसकी आंधी चलेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में है हमारे स्टेट हेड रणजीत कुशवाहा। अंबाह से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं स्वराज संवाददाता हमारे राकेश तोमर, और साथ ही हमारे साथ होंगे वहां के दावेदार भी बीजेपी और कांग्रेस के। क्या अनिल, आप बहुत अच्छे से अंबाह को जानते हैं, क्या लग रहा है अंबाह में इस बार? क्या बीएसपी जिस तरह 2013 में चुनाव जीती थी, पिछली बार बीजेपी से ज्यादा वोट बीएसपी के थे, ऐसे में बीएसपी पूरी तरह से गणित बिगाड़ देगी या जीतने की भी स्थिति में पहुंच सकती है बीजेपी? देखिए, बीएसपी का पलड़ा यहाँ भारी हो सकता है अगर उम्मीदवार वो मजबूत देते हैं, क्योंकि इसका साफ कारण ये है कि जो कमलेश जाटव हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार चुनाव जीते थे, उस समय एंटी इनकम्बेंसी सरकार को लेकर वहां बहुत ज्यादा देखी जा रही थी, और बीजेपी को ना चुनते हुए कांग्रेस को वोट इसीलिए ज्यादा मिला था और जीत इसीलिए ज्यादा मिली। मुरैना के कैंडिडेट्स होने वाले, यानी कमलेश जाटव मुरैना के मूल पे रहने वाले हैं, लेकिन उनको टिकट अंबाह से दिया गया, उसके बाद भी वो जीत कर आ गए। तो कह सकते हैं यहाँ क्या कारण था जीत के आ गए? उसका कारण है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उसमें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आप अगर उस नतीजों को देखें तो जो किन्नर, वहां नेहा किन्नर भी चुनाव लड़ी, बीजेपी को तीसरे नंबर पर वहां की जनता ने खदेड़ा और नेहा किन्नर दूसरे नंबर पर रही। यानी जनता का नेहा किन्नर तो निर्दलीय थी। हाँ, निर्दलीय थी, तो निर्दलीय वहां दूसरे नंबर पर, तीसरे पे थी, चौथे पे बीजेपी थी। क्या बीजेपी वहां तीसरे पे थी और बीएसपी वहां पीछे थी, क्योंकि उम्मीदवार का मसला था जी। और वहां सवर्ण वोटर जो है, सवर्ण वोटर कांग्रेस की तरफ चला गया था। और वहां एक बात और देखी जाती है, जो वहां की आबोहवा जो है, मुरैना जो अंबाह की सीट है, अंबाह और पोरसा, इन दो तहसीलों में
जनता की राय बनती है, और जनता की राय जब ये बाजारों में किसान जब आता है, स्थानीय लोग जब आते हैं, वहां जो माहौल देखते हैं कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, उसके हिसाब से अपना मत बनाते हैं। लेकिन किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं, लेकिन जिसका पलड़ा भारी है, जिसका प्रचार अच्छा है, जिसकी बात में दम नजर आ रहा है, जो माहौल कह रहा है, उस हिसाब से लोगों की राय बनती जाती है और फिर थोक में वोट उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ये अंबा की तासीर है, वहां की तासीर जो है। चलिए, अंबा की तासीर को लेकर अपने संवाददाता राकेश तोमर से पूछ लेते हैं। राकेश, कमलेश जाटव ने कांग्रेस से चुनाव जीता, कांग्रेस छोड़ दी, अब वापस वो बीजेपी में आ गए। ऐसी स्थिति में एक सवाल यह है कि वहां की जनता ये पसंद कर रही है कि सिंधिया जी के कहने पर उन्होंने छोड़ दी, सरकार गिरा दी, या नहीं कर रही है। दूसरा, जैसा हम लोग सोच रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला होगा, एक बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस। नेहा किन्नर के कारण वहां चतुष्कोणीय हो गया था। क्या नेहा किन्नर इस बार भी है दावे में? जी, पहले अगर बात की जाए कि कांग्रेस जाकर के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में उन्होंने है, बीजेपी से इस बार वो चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों ने एक्सेप्ट लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार कमलेश जाटव को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से उन्हें वोट दिया था और उन्हें काफी अच्छे मतों से जीत मिली थी, तो इस हिसाब से जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार चाहते थे लोग, तो कांग्रेस सरकार को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिस कारण से कमलनाथ सरकार गिर गई और अब इसका खामियाजा उन्हें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हैं, जो मतदाता बंधु हैं, उनके ध्यान में कहीं ना कहीं ये बात जा रही है कि जो व्यक्ति हमारे वोट से विधायक बना और फिर उसने किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और सरकार गिरा दी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे वोट के साथ उसने खिलवाड़ करी। अब बात करते हैं दूसरी चीज जो आपने कही है कि चतुष्कोणीय मुकाबला जो होने जा रहा है, तो इस बात में अभी कोई दम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं, मैंने चतुष्कोणीय इसलिए कहा राकेश कि पिछली बार नेहा किन्नर दूसरे स्थान पे थी, ऐसा भी लग रहा था जीत जाएंगे, तो नेहा किन्नर को अचानक क्यों पसंद किया, और नेहा किन्नर क्या 15 महीने में गायब हो गए क्या? जी, अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पे पशु तेज की स्थिति मतदाता बंधु न तो बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पे जो चंबल क्षेत्र है, यहाँ पर आरक्षण को लेकर जो सीएम शिवराज ने कहा था कि माइका लाल कोई आरक्षण को हटा नहीं पाएगा, तो उस बात को लेकर यहाँ पर श्रवण वोट अधिक है। इस वजह से उनके जेल में बात कही कि जिस तरीके से ये सीएम शिवराज ये बात कह रहे हैं और सवर्णों के खिलाफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा मतदाता बंधुओं में जरूर दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से ना तो वो बीजेपी को सही ढंग से वोट कर पा रहे थे, ना ही कांग्रेस पार्टी को वो जिताना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो वोट नेहा किन्नर की तरफ गया। और रही बात बसपा के जो उम्मीदवार थे, वो जिस तरीके से उन्होंने पिछली दफा जो मतदाता जो मत प्राप्त किए थे, उन्हें उतना इस बार नहीं मिल पाया था, इस वजह से वो काफी कम वोटों में सीमित रह गए, और जिस वजह से जो भी मतदाता बंधु थे वो नेहा किन्नर की तरफ डाइवर्ट हो गए। नहीं, तो आप ये बताएं कि इस बार भी अभी शिवराज जी ने कहा था उनके प्रति नाराजगी थी, शिवराज जी तो फिर मुख्यमंत्री हैं। जी, अब यही शिवराज मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन ये तो चुनाव आगे बताएगा कि चुनाव होने 24 विधानसभा सीटों पर, और यहाँ का ये विधायक का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने का चुनाव है, सीएम का चुनाव है, क्योंकि 24 सीटें अगर यहाँ पर कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। और इसको लेकर जब ये जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि अभी शिवराज ने अभी हाल ही में शपथ ली है, काफी समय भी नहीं हुआ है, तो वो अपनी योजनाओं को लेकर कैसे जाते हैं। हालांकि उन्होंने संबल योजना फिर से शुरू की थी, जिसका वो प्रचार प्रसार भी जोरों से कर रहे हैं। अब लोगों के बीच में तो वो अपनी कितनी पैठ बना पाते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई भी देखी जा सकती है। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल सिंधिया जी और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका बहुत अच्छा वर्चस्व है। अब दोनों का यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखने लायक। पलड़ा अभी किसका भारी लग रहा है, बीजेपी का कि कांग्रेस का? जी, अगर बात की जाए अंबा विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर
दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने की बात कह रही हैं, लेकिन जब ये जनता के बीच में जाएंगे, जब वो वोट पड़ेंगे, मतदाता बंधु किसको चेहरा मानता है, किसको अधिक वोट करता है, जो अभी तक के विधायक जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कितना काम करा है अपनी विधानसभा में। एक मिनट राकेश, हम रोकेंगे तुम्हें। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गब्बर सखवार जी जुड़ गए हैं। गब्बर जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम साहब, मैं बोल रहा हूँ साहब, बोल रहा हूँ। जी जी गब्बर जी, बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जाटव जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, फिर कांग्रेस से जीत भी गए, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए। आप पूर्व प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी के, ऐसे में आपका भविष्य दांव पे नहीं लग रहा कि अब कमलेश जी लड़ेंगे, जीत जाएंगे, और आप कहाँ जाएंगे? हम पार्टी के कार्यकर्ता बने रहेंगे साहब, तोमर साहब के शरण में। हम तो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन प्रत्याशी भी रहे हैं बीजेपी में पिछली बार। अब कमलेश राहुल साहब राम नहीं तो रहे हैं आप प्रत्याशी, लेकिन बीजेपी का प्रचार करेंगे आप कमलेश जी का? मैं प्रचार करूं? आवाज कट रही है आपकी। नहीं साहब जी, मैं पार्टी में काम करूंगा। नेटवर्क में थोड़ा आइए गब्बर जी, नेटवर्क में आइए थोड़ा सा, आपकी आवाज कट रही बार बार। आ रहा साहब जी, आप कमलेश जी का प्रचार करेंगे? नहीं, क्या साहब भाजपा में काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे? बिल्कुल पार्टी करेंगे, लेकिन कमलेश जी ने आपको चुनाव में हराया था, अब आप उनको जिताने के लिए प्रचार करेंगे? नहीं देखो साहब जी, तो पार्टी का फैसला आने तो पार्टी में काम। जी, पार्टी का निर्णय है ये निश्चित तौर। हाँ, चले पार्टी में काम करें। चलिए गब्बर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ देवेंद्र सखवार भी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी जो दावेदार हैं। देवेंद्र जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से। सुनाई पड़ रही है सर? देवेंद्र जी, हाँ जी, हमारे साथ गब्बर जी भी हैं, वो आपकी आवाज भी सुन रहे होंगे। वो बोल रहे हैं कि कमलेश जी चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, वो पार्टी का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, कांग्रेस किस आधार पर जीतने की बात करेगी? कांग्रेस अपने विकास के आधार पर काम करेगी जी। हाँ, और इन्होंने जो किया है जी, जो कांग्रेस को धोखा दिया है जी, वो आप सबको पता है जी। हाँ, और कांग्रेस इस चीज को लेकर के जनता के बीच जाएगी, और लेकिन जनता को भी इस बात को पता है। लेकिन इस बार उनके साथ जो सिंधिया, उनका प्रभाव, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह, बीजेपी का अपना संगठन, सब है उनके साथ। हाँ जी, तो फिर आप कैसे जीतेंगे? सिर्फ इस बात को लेकर कि कांग्रेस को धोखा दिया उन्होंने, इसको लेकर के चुनाव मैदान में जाएंगे? सर जी, एक चीज कहना चाहूंगा जी कि आज की जनता पढ़ी लिखी समझदार जनता है जी, वो सब जानती है जी वो धोखा बर्दाश्त नहीं करती। जी जिस वोट को जनता दे रही है जी, वो वोट एक कीमती होता है, अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जी। और जनप्रतिनिधि अगर धोखा देता है जनता को, उस वोट को बेच करके जाता है, तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। जी गब्बर, हाँ। गब्बर सखवार जी, जनता कभी माफ नहीं करेगी, देवेंद्र जी कह रहे हैं कमलेश जी को। ये गलत सर जी, ये गलत कह रहा है, भाजपा ही जीतेगी अम्बा में। अच्छा, वो गलत कह रहे हैं, भाजपा जीत रही है अम्बा में? हाँ सर, भाजपा तो पिछली बार तीसरे पे आ गई थी। तीसरे को एसटी एक्ट कई रखते थे जी, एसटी एक्ट का कई रखते थे का। लोग जब जनता आपसे पूछेगी कि आप कमलेश जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे, अब कमलेश जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह देंगे कल आप इस्तीफा दे दो, तो आप इस्तीफा दे दोगे, तो ऐसे में जनता आपसे सवाल नहीं करेगी कि हम जो वोट देते हैं उसका क्या होगा? नहीं साहब, तो नंदी भाजपा के साथ है, भाजपा में जो भी आएगा उसका कम करेगी। अरे आप तो हैं, कमलेश जी नहीं है, कल कमलेश जी फिर छोड़ सकते हैं पार्टी। अब जो दे जाए पार्टी छोड़ सकते हैं कि नहीं भाजपा में, तो भाजपा कम करेंगे सर, और जीतेंगे साहब, पूरा कम करें। तो फिर अगली बार क्या होगा 2023 में? जो कुछ हो पार्टी फैसला है। चलिए, कमलेश जी हमारे साथ है, गब्बर जी, सखवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमलेश जी हमारे साथ जुड़ गए, देवेंद्र जी आप हमारे साथ रहिएगा। कमलेश जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कमलेश जी, अभी हमारे साथ है
देवेंद्र सखवार जी हैं, बोल रहे हैं कि आपने जनता को धोखा दिया है, जनता ने अच्छे मतों से आपको चुनाव जिता के भेजा है, ऐसी स्थिति में पार्टी को आपने धोखा दिया है। इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता आपको सबक सिखाएगी, ऐसा देवेंद्र जी कह रहे हैं। अच्छा, देवेंद्र जी कह रहे हैं जी, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है जी। देवेंद्र जी कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उनके इसके अलावा कहने का और कोई ऑप्शन नहीं है, वो विपक्ष में इस वजह से बात कर रहे हैं। जी, मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है, और मैंने हमेशा, आपने इससे पहले भी देखा होगा जी, कि मैंने हमेशा सरकार के खिलाफ बात करी थी। जब मेरे एक हाथ चंबल का पुल था, जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे थे कमलनाथ जी, जी, मैंने उनसे ये बताया था कि उस समय सब जब राजीव गांधी हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, उस समय उसका शिलान्यास किया था जी, और शिलान्यास करने के बाद उनने एक बार उसको टेंडर बीजेपी की सरकार में हो गया था और कांग्रेस की सरकार में वो बंद हो गया था पुल। जी, मैंने उनसे आग्रह किया था कि इसको चालू करवा दें, पर उनने चालू नहीं किया। मैंने धरने के भी कही थी कि मैं धरना दूंगा और मैं उसको पुनः चालू करवाऊंगा, उस पर विशेष मेरा ध्यान नहीं दिया। जब भी हम जाते थे तो सीएम साहब का एक ही डायलॉग था कि 24 घंटे होते हैं, 25 घंटे नहीं होते, आप लोगों से 2 मिनट भी बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। और जब मैं पूछना चाह रहा हूं कि हम लोगों को विधायकों के लिए समय नहीं था, और खासतौर पर सिंधिया जी के जो ग्रुप के लोग आते थे उनके लिए समय नहीं था, और अंबा में जो मेरे मुरैना में 3 शादियां हुई थी, उनके लिए कहां से समय आ गया? 24 घंटे की वो बात करते थे, तो इनमें क्या अलग से घंटे कोई आए थे क्या? जी, देवेंद्र जी आपने सुना होगा, वो उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री जी से थी, वो समय नहीं देते थे। एक पुल के निर्माण के लिए कमलेश जी आपने धरने देने की बात कही थी। बिल्कुल कही थी साहब, मैंने पेपर में भी छपा है, भास्कर में छपा है, सारे पेपरों में छपा है जी। तो वो निर्माण कार्य चल रहा था देवेंद्र जी, उसको भी कांग्रेस सरकार ने बंद करा दिया, इसलिए प्रदेश की जनता के विकास के लिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। आप क्या कहेंगे देवेंद्र जी? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पुल का निर्माण है जी, वो केंद्र सरकार की योजना थी। अगर विधायक जी माननीय को धरना देना था तो बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना क्यों नहीं दिया? जी, 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 आगे बोले देवेंद्र जी। हाँ, तो धरना देना चाहिए था। अगर आपने पेपर में दिया है, कहा है, तो केंद्र सरकार की योजना थी पुल को बनाने की, तो केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देना चाहिए था, मेरा ये कहना है। जी, लेकिन साथ में कमलेश जी ये भी बोल रहे हैं कि सीएम साहब के पास जो सिंधिया जी के समर्थक विधायक थे उनके लिए समय नहीं था, दो मिनट के लिए भी। शादियों में जाने का समय था, लेकिन विधायकों से मिलने का समय नहीं था। भाई जे समस्या सीएम की है, आप इनके बीच में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। जी, हाँ, कमलेश जी मैं मान नहीं सकता। जी, माननीय सीएम साहब तो कार्यकर्ताओं से भी मिलते थे, उनकी भी सुनते थे, इनकी कैसे नहीं सुनेंगे? जी, जी, जी। कमलेश जी, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि अब सब सुनते थे, खैर वो मुद्दा अलग है, लेकिन आपको बीजेपी सरकार केंद्र की योजना थी वो, जिसमें आप धरने देने की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है साहब इसमें, जी, मैं देवेंद्र जी कह रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। क्या होता है, 60% पैसा केंद्र सरकार से आता है, 40% मध्य प्रदेश सरकार का रहता है। जी, केंद्र सरकार ने पहले से पेमेंट कर रखा था, और उसमें 2 पेमेंट उनके ठेकेदार के हो चुके थे। वो केंद्र सरकार से जितना पैसा आना था वो पूरा आ चुका था साहब। ये मध्य प्रदेश की सरकार थी, और माननीय जो ठेकेदार काम कर रहे थे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे ना, उनके वो बहुत नजदीक थे, उनकी कांग्रेस की थे, वो उनका पूरा संरक्षण कर रहे थे, और उस टेंडर को कैंसिल भी नहीं कर रहे थे। ये विधिवत रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड द्वारा मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी सरकार थी, मैं उस समय कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस की सरकार से मुझे विधायक बनाया था, कांग्रेस में विधायक बना था जी। और जब बीजेपी केंद्र में सरकार थी तो बीजेपी ने सारा पैसा देने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उसको क्यों बंद कराया? मेरा तो ये उसका आरोप है। जी, देवेंद्र जी सुन लिया आपने? हाँ, मैंने सुन लिया। मैं माननीय जी से ये कहना चाहता हूँ कि जब धरने वाली बात हुई थी, अगर आप सिपाही थे, कांग्रेस के साथ थे, खड़े थे, जनता ने आपको उस वजह से मत दिया था कि आप कांग्रेस के साथ खड़े थे। 15 साल के कुशासन से परेशान थे। आपने भी, माननीय जी ने भी मंच से कई बार कहा है कि बीजेपी ने इस कुशासन को पहला रखा है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार थी, और ये मुद्दा पुल वाला दोनों प्रदेशों का था, यूपी का और एमपी का। जी, तो मैं माननीय जी से कहना चाहता हूँ
कि आपको धरना देना चाहिए था, हम लोग सब साथ होते हो आपके। जी जी। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरा सर एक आग्रह है जी। कि देवेंद्र जी जब मैं कांग्रेस में थे तब इनने भी समर्थन किया, सारे कांग्रेसी ने समर्थन किया कि सरकार किसी की भी हो, हमें विकास चाहिए और विकास के हित में अगर आप लड़ेंगे तो हम आपका साथ देंगे। तो मेरा ये कहना था साहब कि मैंने विकास के हित में ये लड़ाई लड़ी थी और विकास के हित में मैंने अपना ये त्याग किया है। मैं विधायक रहूं या ना रहूं, पर मैंने विकास के लिए मैं 1% भी समझौता नहीं करूंगा। जी। लेकिन जब आप प्रचार में जाएंगे तो कुछ न कुछ जनता तो जरूर पूछेगी कि अभी मैंने आपको जिताया और 1.5 साल बाद फिर आप चुनाव लड़ने आ गए, तो क्या जवाब होगा आपका? मैं जनता के साथ अभी भी साथ जा रहा हूँ जी। और जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे स्वागत और धन्यवाद मिल रही है, ऐसा नहीं हर जगह जा रहा हूँ मैं जी। और जो वो है जनता का सिर्फ एक ही कहना है कि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आपने जनता के खिलाफ अपना त्याग पत्र दे दिया, जनता के प्रति आपने त्याग कर दिया। आदमी आज के जमाने में पार्षद बनने के बाद भी कोई इस्तीफा नहीं दे सकता जी। और तुमने अपने विधायक पहली बार विधायक बने और मात्र 1.25 साल विधायक रहने के बाद में जनता के हित में लड़ाई लड़ी और सरकार ने आपकी नहीं सुनी तो आपने त्याग पत्र भी दे दिया जी। तो जनता मेरे साथ है और मुझे पूर्णतः भरोसा है कि जनता मुझे पुनः आशीर्वाद देगी और मुझे विधानसभा पहुंचाएगी। चलिए, देवेंद्र जी फिर से विधानसभा पहुंचाएगी, कमलेश जी अस्वस्थ हैं। ये तो समय बताएगा साहब। जी। अच्छा देवेंद्र जी ये बताइए कि आपकी लड़ाई हाँ जी, बीएसपी से है या बीजेपी से? देखो साहब, हमारी लड़ाई जनता की क्षेत्र की लड़ाई है जी। हमारी जनता जो चाहती है उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। नहीं, मतलब आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन होगा, बीएसपी का कि या कांग्रेस का? क्या मतलब? आपका निकटतम, मैं मान रहा हूं कि आप जीत रहे हैं, लेकिन निकटतम प्रतिद्वंदी कौन रहेगा, बीएसपी का या कांग्रेस का? हमारा रहेगा बीजेपी का। जी। अच्छा भी, हाँ बीजेपी का। कमलेश जी आपका? मेरा साहब ये कहना है, इसमें भी मैं कह रहा हूँ जी कि मैं चुनाव जीता था 35 साल बाद जी। चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशियों की हमेशा वहां से जमानत जब्त रही है जी। चाहे वो 2008 का चुनाव देख लो, चाहे 2013 का चुनाव देख लो, इससे पिछले भी चुनाव देख लो जी। यहाँ कभी कांग्रेस का कोई वजन था ही नहीं मुझे। वहाँ तो वजन सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का था, सिंधिया जी के आशीर्वाद से। जब भी पहले अभी तक टिकट बैठते थे ना, वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के खाते से टिकट जाते थे। पहली बार उन्होंने मुझे टिकट दिलवाया सिंधिया जी ने। और मैं तो यह भी बता सकता हूँ कि साहब मुझ में इतनी पब्लिक और जनता खुश थी कि मैं क्षेत्र में पूरा समय कभी नहीं दिया मैंने जी। क्योंकि मेरा पहला टिकट हुआ था, मुझे आशीर्वाद तो सिंधिया जी के आशीर्वाद से मुझे वहाँ पब्लिक ने विधायक बनाया और विधायक बनाने के बाद में मेरा कहना तो जी जी जी। हमारे साथ अनिल सिंह कुशवाहा हैं, हमारे स्टेट हेड हैं कमलेश जी, वो आपके इधर से बिलोंग करते हैं, वो सवाल करना चाह रहे हैं। अनिल जी एक सेकंड साहब, पूरा सवाल हो जाने दे मेरे। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ कांग्रेस तो हमेशा तीसरे नंबर पर रही है, हमेशा मेरे साथ जब भी रही है वो बीएसपी साथ में रही है। बीजेपी के साथ हमेशा जो रहा है फाइट में वो बीएसपी रही है, कांग्रेस तो हमेशा तीसरे नंबर पर रही है। माननीय महोदय, आगे भी देख लें। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी विधायक महोदय जी ने एक बात कही थी कि यहाँ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी टिकट मांगते थे जी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैंने टिकट मांगा था इन लोगों के खाते से, मेरा टिकट तो कभी किया नहीं किसी ने जी। जब भी कभी टिकट हुआ है महाराज ने किया है सबका टिकट। चंबा जो भी था महाराज का था। 2013 में भी महाराज ने टिकट दिलवाई थी किसको? बिल्कुल बिल्कुल, 2013 में महाराज ने दिया था अमर सिंह को जी 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 जी। और इनको भी टिकट महाराज ने दिया था। लेकिन इन्होंने एक बात कही थी, जो भी बनाया मुझे महाराज ने बनाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जनता ने वोट दिया था कि महाराज ने दिया था? चलिए कमलेश जी उत्तर दे दीजिए, जनता ने दिया कि महाराज ने? मेरा इसमें साहब ये कहना है, महाराज कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। जो चंबल और ग्वालियर की जनता है वो हमेशा महाराज के इसलिए खुश रहती है कि महाराज हमेशा पब्लिक की लड़ाई लड़ते हैं, पब्लिक की करते हैं। और महाराज हमेशा कभी स्वार्थ की नहीं, वो पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए महाराज का एक आशीर्वाद रहता है, महाराज के साथ पब्लिक हमेशा दिखती है साहब। जी देवेंद्र जी और कमलेश जी, अनिल सिंह कुशवाहा जी एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अनिल, किससे सवाल है आपका? कमलेश जी, आपसे सवाल ये है कि आप बीजेपी में आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो दावेदार हैं, उनका समर्थन उतने मन से आपको नहीं मिल पा रहा है। नंबर 1,
नंबर दूसरा सवाल ये कि जो आप सिंधिया के समर्थक हैं, लेकिन सिंधिया के बहुत सारे समर्थक आपके साथ नहीं आए हैं और कांग्रेस में ही बने हुए हैं, तो ऐसे में कैसे ये चुनाव लड़ेंगे आप? पहले नंबर का साहब मैं जवाब दूं? हाँ जी जी। मेरा साहब पहले नंबर पे ये है कि ये कौन कह रहा है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट पूर्व में रहे थे वो मेरे साथ नहीं है। सभी लोग मेरे साथ हैं। मैं उनके घर पे चाय जब पीने जा रहा हूँ वो मुझे डेली बुला रहे हैं, मेरे साथ प्रचार प्रसार में भी जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं जी। चाहे वो बंसीलाल जी हों, चाहे कमलेश सुमन जी हों, और चाहे हमारे गब्बर सखवार जी हों, सब लोग मेरे साथ में। और बीजेपी में एक चीज और देखा है कि बीजेपी में कोई मतभेद रहता ही नहीं है। बीजेपी में तो संघ के जो लोग होते हैं वो उसका पूरा इतना मैनेजमेंट करते हैं, तो वहां पे कोई गुटबाजी कभी दिखती नहीं, ना इस तरह की गुटबाजी का कोई रूप दिखता है जी। तो एक नंबर। दूसरा नंबर मेरा दूसरा क्या सिंधिया समर्थक जो है वो पूरी तरह अभी जो सिंधिया समर्थक और बने हुए हैं आपके साथ। मैं उसमें भी साहब कहना चाह रहा हूँ, जो सिंधिया समर्थक थे वो कुछ लोग आ गए हैं, कुछ शेष कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं कि सिंधिया जी का मध्य प्रदेश में जैसे ही कार्यक्रम बनेगा वो सारे लोग वापस आ रहे हैं और सिंधिया जी के साथ हैं। हम सब लोगों की हमारी बात हो रही है, बिल्कुल हमारे संपर्क में है, किसी प्रकार का कहीं कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इतना लंबा समय इस वजह से हो गया कि हमारे देश में आज जो महामारी का हमें भुगतना पड़ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से वो कार्यकर्ता सारे लोग अपने घर पर बैठे हुए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और जैसे ही लॉकडाउन हटेगा और सिंधिया जी का कार्यक्रम रहेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप देख लेना, सारे सिंधिया जी के कार्यकर्ता नहीं, सारी कांग्रेस सिंधिया जी के साथ में खड़ी होगी, क्योंकि उन्हें जनता के हित में लड़ाई लड़ी है, कभी स्वार्थ और उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी कि उन्हें स्वार्थ के लिए रही हो। चलिए, आपका देवेंद्र जी से भी कोई सवाल है? अनिल, मेरा कमलेश जी से ही सवाल है। फिर से देवेंद्र जी बेचारे इंतजार कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आप ये बताइए, अगर जैसा कहा जा रहा है कि सिंधिया के जो समर्थक हैं, कांग्रेस का संगठन पूरी तरह उन्हीं पर था, अब टिकट अगर वितरण होता है और टिकट वितरण में अगर कांग्रेस नेताओं को सर्वमान्य उम्मीदवार नहीं मिलता, तो सिंधिया के जो समर्थक हैं अब वो बीजेपी में खुलकर जा सकते हैं। अभी तो रुके हुए हैं, कैसे रोकेंगे उन्हें? हाँ, उनका कहना है कि अगर माने जो टिकट जो सिंधिया के समर्थक जो हैं वो अब इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कांग्रेस से शायद उनको टिकट मिल जाए। जब कांग्रेस से टिकट आपको मिलेगा या दूसरे कमलनाथ या दिग्विजय सिंह के समर्थक को मिलेगा, तो वो चुनाव के दौरान वो बीजेपी में चले जाएंगे, उनको कैसे रोक पाएंगे? पहली बात तो ये है सर, अब गुटबाजी हमारे यहाँ है ही जी। दूसरी बात ये है कि किसी के मन को कोई रोक नहीं सकता, जिस व्यक्ति की जिससे भावना जुड़ी होती है वो वही जाता है जी। दूसरी बात ये है, कांग्रेस से कई बार कितने भी नेता निकल गए, कांग्रेस कभी कमजोर नहीं हुई। आपने देखा होगा इंदिरा जी के समय से बीपी सिंह वगैरह निकले थे, क्या कांग्रेस कमजोर हुई थी? जी जी। बीपी सिंह जी राजीव गांधी के समय निकले थे। हाँ, राजीव गांधी के समय निकले थे, तो आपने देखा है जी जी कांग्रेस कभी कमजोर हुई? कांग्रेस एक समुद्र है जी। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, देश को चलाने वाली पार्टी है जी, और वो पार्टी कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। चलिए, कमलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे नेता उनके साथ हैं, उन्होंने नाम भी लिया, गब्बर सिंह सखवार का लिया, कमलेश जाटव जी का लिया और भी नाम लिए। तो क्या आपने क्या महसूस किया, पूरी तरह से तनमन से हैं उनके साथ? ये तो चुनाव बताएगा साहब। जी जी जी। इसका समय तो चुनाव पर पता पड़ेगा इस चीज का। तो चलिए, मैं किसी एक को शुभकामना नहीं, आप दोनों लोगों को शुभकामना दे रहा हूँ। अच्छा। देवेंद्र जी आपको भी, कमलेश जी आपको भी, जल्द ही आप लोग मैदान में हो, जो जीता वो हमारा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते एक बार फिर राकेश के पास चलते हैं। राकेश, सॉरी देवेंद्र, क्या लग रहा है, जो दोनों लोगों की बात सुनी, संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है? राकेश हेलो। हाँ राकेश, क्या लग रहा है? आपने दोनों की बातें सुनी, दोनों के अपने तर्क सुने, दोनों के वादे सुने जनता के लिए। दोनों ही राजनेता हैं और वो है अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने की बात अवश्य कहेंगे, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं और बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनसे जनता जरूर खफा है। और मैं इनसे, कमलेश जी से ये बात कहना चाहूँगा कि आप अगर ये जो पिनाहट का पुल है वो ना बना
तो क्या वो बीजेपी के खिलाफ भी जा सकते हैं? क्या वो धरना प्रदर्शन क्या बीजेपी पार्टी के साथ भी कर सकते हैं? या फिर उनकी कोई नहीं पूछी जाती है तो ऐसा कर सकते हैं क्या? बहरहाल अभी चुनाव में वक्त है और चलिए जनता के बीच में चलिए वक्त है, अभी तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता अलग बात है। अनिल, आपको भी कोई टिप्पणी है कि समाप्त करें आप? मैं ये कह रहा हूँ, कमलेश जाटव भले इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो स्थानीय नेता है उनके साथ है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पूरी तरह उनके साथ नहीं है और पूरे मन से साथ नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इनको एक गब्बर सखवार जी से फोन में बात की, आपको नहीं लगा कि बीजेपी दिख रहा है साफ साफ कि है कि नहीं है? हाँ, उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित तौर पर खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो अभी जो कमलेश जाटव जो दौरे कर रहे हैं उसमें बीजेपी के जो जिनका कह सकते हैं जिनको वोट बैंक ज्यादा है, जिनकी आवाज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, वो उनके साथ नजर नहीं आ रहे। लेकिन बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो ऐसे में बीजेपी ले आएगी, इसकी संभावना नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के सामने दिक्कत नहीं, कांग्रेस का वहां संगठन बड़ा कमजोर है। कांग्रेस के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो ज्यादातर सिंधिया के साथ चले गए हैं और जैसा कहा जा रहा है कि जो बचे हुए वो टिकट का इंतजार कर रहे हैं, टिकट नहीं मिलता और सिंधिया जी इस बीच केंद्र में मंत्री बन जाते हैं तो सिंधिया का झंडा उठा लेंगे। तो कांग्रेस के सामने ये चुनौती रहेगी इस चुनाव के दौरान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका भी, अनिल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना, जिसके लिए बसपा अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी है। मतलब साफ है कि ग्वालियर चंबल अंचल में बसपा बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए तैयार है। दरअसल इस अंचल में बसपा कई चुनावों में दोनों मुख्य दलों को कड़ी टक्कर दे चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा सीधा दखल रखती है। इनमें अंबाह भी शामिल है। यहाँ बसपा पिछली बार के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा मत हासिल किए थे, तो 2013 में बसपा का प्रत्याशी ही जीतकर विधानसभा पहुंचा था। वहीं अब जब इस सीट पर उपचुनाव होना है तो एक बार फिर मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल देखते हैं अंबाह में इस बार किसकी आंधी चलती है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव हो रहे हैं। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।